What's up everyone, myself Saurabh, and today in this video lecture we are going to cover the blood relation chapter of your paper number 3 quantitative aptitude, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है बेटा। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ये। एंड इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम पूरी लॉजिकल रीजनिंग को हम इसमें सीखेंगे और बहुत ही बेसिक लेवल से कंसेप्चुअल लेवल की अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए चलेंगे और एडवांस लेवल तक के हम क्वेश्चंस जो आईसीआई पूछता रहा है अभी तक उन सबको हम इसमें कोशिश करेंगे समझने की। अब हम देखें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपके एक तो पार्ट ए आता है डियर, पार्ट ए आता है जो आपके मैथमेटिक्स का है, which is of 40 number. Part B, which is reasoning, which is of 20 number, and part C, which is stats, which is of 40 number. अब देखो जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो दिस रीजनिंग पार्ट एंड दिस स्टेटिस्टिक्स पार्ट इज अ सोने पे सुहागा, दोनों मिला के हो रहे हैं 60 नंबर्स। और मेरा ये दावा है कि यदि रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस यदि डेली बेसिस पे यदि करी जाए तो इस 20 में से 20 आराम से लाए जा सकते हैं, आराम से लाए जा सकते हैं डियर। और यदि कुछ कमी भी रह जाए तो कम से कम इसमें 18 नंबर्स तो आउट ऑफ 20 आराम से आ सकते हैं डियर। बस बेशर्त है कि डेली प्रैक्टिस करी जाए, क्योंकि यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे रीजनिंग की तो इस माइंड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हैं। अभी तो हो सकता है कि आप सिटिंग अरेंजमेंट यदि आप क्वेश्चन उठाओ तो हो सकता है कि वन हार लग जाए आपको, 1 घंटा लग जाए आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो सर्कुलर अरेंजमेंट का होता है उसे सोल्व करने में। हो सकता है कोई कोई बच्चे को 1 घंटा लग जाए, तो लेकिन करते 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 वही क्वेश्चन उसी बच्चे से 5 मिनट में हो जाएगा, फिर हो सकता है 2 मिनट में भी हो जाए। तो वो चीज़ है, तो प्रैक्टिस मांगता है रीजनिंग। तो रीजनिंग और ऐसे मैथमेटिक्स के साथ भी वही खेल है। यदि आपका कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कंसेप्ट क्लियर से थोड़ी ना काम चलता है, आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों बढ़ती जाएगी। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन कंसेप्ट, एक्यूरेसी तभी आएगी आपकी जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो वही चीज़ है, हम इसके अंदर देखो थोड़ी नॉन मैथमेटिक्स जिनके पास मतलब जो जिनके पास मैथ्स नहीं रहती है 11th-12th में, उनके लिए सीए फाउंडेशन में पेपर 3 एक टफ चैलेंज बन जाता है। हम इसे पास कैसे करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, ये बहुत ही कबाब में हड्डी वाला खेल हो जाता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें ना तो मैथ्स आती और यहाँ पे सीधे लॉगरिथम, इंडाइसिस, सर्च और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें आ जाती है, तो बच्चा उसमें घबरा जाता है। लेकिन मैं सच मानूँ, मैं कहूँ कि जैसे पीएनसी जो चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बहुत ही ईजिएस्ट चैप्टर है आपके पार्ट ए के अंदर मैथमेटिक्स का, इसे किया जा सकता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही ईजिएस्ट चैप्टर है, वो भी उसे भी किया जा सकता है। AICI आ जाता है आपके सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके भी कुछ कुछ कंसेप्ट यदि आप पकड़ लोगे ना तो आराम से इसके क्वेश्चन सब बना लोगे। तो स्कोरिंग चैप्टर्स को आप पकड़ो वहाँ से, और यहाँ से भी अच्छे से अच्छे कम से कम 20 नंबर्स तो यहाँ से भी लाने की कोशिश करो। ये 20 की तो गारंटी मैं लेता हूँ आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं कि आप बोलोगे कि बस मज़ा आ गया। और एक तरह से रीजनिंग सॉल्व करने में, रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मज़ा आने लगेंगे। हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में ही बेटा देखो होता क्या है कि जब मीन मीडियन मोड डायरेक्ट पूछता है ना तो वो तो बच्चा कर लेता है, लेकिन जब थ्योरेटिकल पार्ट के क्वेश्चन आते हैं तो वहीं बच्चा फुस हो जाता है। तो वही चीज़ है, कंसेप्चुअल आपके थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्चुअल आप पढ़ना सीखो, ना रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है बेटा। आप कंसेप्ट क्लियर रखोगे ना अपने तो आगे आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, सही में मज़ा आएगा पढ़ने में। इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान दो, और कोरिलेशन, रिग्रेशन इनसे डरना नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इनसे डरना नहीं है, क्योंकि ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं उनसे एक एवरेज बच्चा डरता है। वो डरता है शुरू में, लेकिन बाद में जब वो पूरा मन लगा के एक बार कंसेप्ट को पढ़ लेता है ना तो उसे वो सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। चलो अपन बात तो रीजनिंग की कर रहे हैं अभी। और रीजनिंग में जैसा कि आपको भी याद है कि आपके 4 चैप्टर हैं इसके अंदर, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12, ये आपके 4 चैप्टर हैं।
चैप्टर नंबर 9 है आपके पास नंबर सीरीज। इसके अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ जाती है। एक सीरीज दे रखी होती है 2, 4, 8, 16, अब बताओ आगे क्या आएगा, इस तरह की। या फिर इसमें यह दे दिया आपको यहाँ पे डेट इज़ 30, अब बताओ रॉन्ग नंबर में कि इसमें से रॉन्ग कौन सी है, नंबर कौन सा रॉन्ग है। इसी तरह से अल्फ़ाबेट वाली आ जाती है और आपके ऑड वन आउट वाली भी आ जाती है। उसे हम देखेंगे जब हम नंबर सीरीज़ के चैप्टर पढ़ेंगे, हम उस चीज़ को भी देखेंगे। फिर हमारे पास आता है एक बहुत ही अच्छा चैप्टर विच इज़ द डायरेक्शन सेंस। देखो लॉजिकल रीजनिंग आप, मैं मान के चल रहा हूँ, मान के क्या मतलब, आप पहली बार पढ़ रहे हो इसे और पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आपके माइंड की कितना माइंड ये वर्क करता है आपका, ये इस लॉजिकल रीजनिंग के 20 नंबर के 20 मार्क्स लाने में आपका पता चल जाएगा। आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं वो आपका पता चल जाएगा कि आपका माइंड कितना वर्क करता है, इफेक्टिवली वर्क करता है, स्पीडली वर्क करता है, कितना सोच सकता है, वो डाइवर्स कितना है। और जैसे कि डायरेक्शन सेंस है, इसमें आपको एक तरह से माइंड के अंदर ही मैपिंग करनी होती है बेटा, कि 5 किलोमीटर गया, फिर साउथ गया, फिर नॉर्थ गया, फिर लेफ्ट गया, फिर ईस्ट गया, फिर वेस्ट गया, फिर 13 किलोमीटर वेस्ट गया, फिर ईस्ट गया। तो इसी तरह से तो इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे, डायरेक्शन सेंस के अंदर सीखेंगे। फिर बात आती है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर 5 to 10 पीपल्स दे रखे होते हैं अपने को। एक लीनियर रो हो सकती है, लीनियर रो में हमको या तो उन सभी ABCD दे सकते हैं या फिर नाम भी दे सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना कंफ्यूज करना है बच्चे को। उन सबको अपने को अरेंज करना होता है। ये कह सकता है कि A इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ D एंड D इज़ फोर्थ राइट ऑफ C, इस तरह से कुछ भी दे सकता है वो, और हमको इनको अरेंज करना होता है एक दूसरे से इंटरलिंक करके, कनेक्ट करके। लीनियर रो का हो गया। सर्कुलर बेस्ड हो गया, एक सर्कल है, सर्कल टेबल पे बैठे हुए हैं, एक तरह से कह रहे हो कि डाइनिंग टेबल है सर्कल, और उस पर सबको बिठाना है हमें, उसमें भी यही चीज़ है, सारी दे रखी होती है हमको कि A इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ E एंड फिफ्थ राइट ऑफ C। इस तरह से इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे चीज़ें, और हमको कनेक्ट करके सबको आंसर हमको बनाना होता है। हम बात करते हैं फिर चैप्टर नंबर 12 की, हमारे पास ब्लड रिलेशन की। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास सर्कुलर होगी, रेक्टेंगल और स्क्वायर होगी। पॉलीगन में जैसे हमारे पास ऑक्टागन, पेंटागन, इन सब के क्वेश्चन हालांकि देखे नहीं गए, क्योंकि उसमें बच्चा मतलब एक तरह से कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है। पेंटागन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ज़्यादा एक तरह से हार्ड क्वेश्चंस के तौर पर आ जाते हैं वो सब चीज़ें, पेंटागन, ऑक्टागन, वो सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि स्क्वायर तक पूछा जा सकता है, फिर भी पेंटागन और हम सब तरह के क्वेश्चंस एक सब तरह की लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। फिर बात करते हैं हम ब्लड रिलेशन की, जो हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। इसका हम बेसिक देखेंगे, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन देखो, ये जब ब्लड रिलेशन आपके पास चैप्टर आया है, आप रोज़मर्रा की लाइफ में आप देखते ही हो कि हमारे चाचा हैं, मौसा जी हैं, बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, मामा जी हैं, और उनके बच्चा बच्ची हैं, शादियां भी हो चुकी सबकी, किसी किसी की, तो उनके भी हम क्या लगते हैं, हम नेफ्यू हैं, नाइस हैं, क्या हैं। तो अब देखो, ब्लड रिलेशन चैप्टर को करने का सबसे अच्छा बेस्ट मेथड मैं आपको बताऊं कि हिंदी में क्वेश्चंस को ना पढ़ के आप इंग्लिश से ही चलो। वो क्यों, वो मैं आपको आगे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। और ब्लड रिलेशन में देखो, यदि टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, शुरू करते हैं, अब आ जाओ। ब्लड रिलेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डियर, इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अभी तक देखे गए हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास पैराग्राफ टाइप। पैराग्राफ में क्या हो सकता है कि आपका पूरा पैराग्राफ ये दे सकता है, दिया हुआ होता है कि A इज़ दी सन ऑफ B, D इज़ दी वाइफ ऑफ E, A इज़ दी ग्रैंड डॉटर ऑफ F, ऐसा कुछ भी दे सकता है वो। और हमको वही पजल की तरह ही होता है, हमको
इन सबको कनेक्ट करना होता है और एक फैमिली ट्री बनाना होता है, फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसका हमें आंसर देना होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास पैराग्राफ टाइप। सेकंड टाइप जो होता है बेटा वो होता है कोडिंग। कोडिंग कोडिंग में क्या दे रखा होता है? कोडिंग में क्वेश्चन आस्क होता है इस तरह से, हमको क्वेश्चन दे रखा होता है जैसे $B, फिर आगे दे रखा होगा कि A इज़ दी सन ऑफ B, फिर वही चीज़ आगे दे रखी होगी A*B, A इज़ दी वाइफ ऑफ B, फिर वही चीज़ आगे दे रखी होगी A@B, सॉरी फॉर माई राइटिंग, A इज़ दी वी कैन से फादर ऑफ B। अब देखो इस कोडिंग वाले क्वेश्चंस में हमको करना क्या होता है, इन ए बी से कुछ मतलब नहीं है हमें। हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है इस सिंबल से, इस सिंबल से एंड इस सिंबल से, बस ये $, स्टार, @ पकड़ा। इसी तरह से ये जो 3 मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया आपको, आगे हो सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर 5 सिंबल्स 6 सिंबल्स दे रखे हों, और 6 से ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं देता है, तो 6 सिंबल दे रखे हों और इनको फिर हमें पकड़ना होता है। और जैसे कि ये डॉलर है, अब ये डॉलर कनेक्टेड किससे है? इस सन से, हमको इस सन से मतलब है। स्टार किससे रिलेटेड है? वाइफ से, तो स्टार का मीन्स है वाइफ, एंड @ का मतलब क्या है? ये फादर है। तो हमको सिर्फ ये सिंबल पकड़ना है, और सिंबल का मतलब क्या है कि इस डॉलर का मतलब है सन, स्टार का मतलब है वाइफ, @ का मतलब क्या है? फादर। तो ये चीज़ हुई आगे। अब हम आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं अपन बाद में इसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम कोडिंग वाले क्वेश्चन को करेंगे तब। अब जैसे हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो उसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ में पॉइंटिंग क्वेश्चन। इसमें पॉइंट वाले में बेटा ये कोई भी आपको हो सकता है पॉइंट कर रहा होता है किसी फ्रेम की तरफ, किसी फोटो की तरफ, कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ द ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, इस तरह से कुछ भी बोल सकता है वो। और फिर हमको पैराग्राफ हमको ट्री बनाना होता है और फिर आंसर करना होता है। अभी तक 3 टाइप के क्वेश्चंस हो गए, और इससे ज़्यादा ब्लड रिलेशन के अंदर अभी तक क्वेश्चन देखे बने नहीं हैं। ये 3 ही तरह के क्वेश्चंस बने हैं, या तो पैराग्राफ वाला होता है, कोडिंग होता है, पॉइंटिंग होता है। मोस्ट फेमस कौन सा है? देखो फेमस में सबसे पहले तो आता है पैराग्राफ, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। इसके बाद आता है पॉइंटिंग। पॉइंटिंग डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है 1 नंबर का। और फिर आता है जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो एग्जामिनर ये करता है इसमें कोडिंग डाल देता है इस तरह से। फिर बच्चे से पूछा जाता है कि बताओ अब आंसर क्या है, बताओ वो क्या लगते हैं, इसके मामा जी लगते हैं, ससुर जी लगते हैं, क्या लगते हैं। तो वही चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें ही हैं इसमें। फिर हम बात करते हैं आगे बेटा, इसको करने के लिए हमको कुछ बातों का याद होना बेहद ज़रूरी है, विच इज़ दी आई से डेट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं चाहूँगा कि आप सब भी मेरे साथ लिखते रहो, इन चीज़ों को लिखो। कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब ऑलमोस्ट 10 to 12 पॉइंट्स हैं, वो आपको लिखना है, जो आपको आगे के क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, मदद करेंगे। देखो पहला पॉइंट है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह से लाइन खींचो आगे, और फिर आगे लिखना है आपको सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। इट शोज द रिलेशन। अब इसके आगे लिखना बेटा आपको कि इट शोज द जनरेशन, सेम जनरेशन। मैं चाहता हूँ कम से कम वर्ड को यूज़ में लिया जाए। जैसे इट शोज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें सेम जनरेशन से काम चल जाता, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है अपने पास कि बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाए जाएं। सिंगल पेज पे पिन पेज में भी नोट्स बन जाएं, इस तरह से हमको चलना होता है। क्योंकि मेन जो वर्क है बेटा वो है क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए बस। हमसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपने कितने मोटे मोटे नोट्स बनाए, कोई नहीं पूछ रहा।
तो कोशिश ये रहती है कि कम से कम वर्ड्स के अंदर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे जाएं और उन्हीं शॉर्ट नोट्स से बाद में रिवीजन हो हमारा। तो कम से कम वर्डिंग हमको यूज़ में लेनी है नोट्स के अंदर। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर। देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम जब फैमिली ट्री बनाए तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम क्रिएट करेंगे। जैसे ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों ए और बी के बीच में जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करी वो शो करेगी सेम जनरेशन को, यानी कि ए और बी जो हैं वो सेम जनरेशन के हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरी बहन है, मैं हूँ, मेरे चाचा का लड़का है, तो हम दोनों जो हैं सेम जनरेशन के हैं। तो इस चीज़ को, इसमें एज, देखो एज मैटर नहीं करती इसमें, चाहे वो एज कितनी भी हो उनकी, 20 हो 30 हो, दोनों में 10 ईयर्स का डिफरेंस है, बट ये फादर के नीचे की जनरेशन है तो वो सेम जनरेशन ही कहलाएंगे। तो वो चीज़ है सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में इट शोज द सेम जनरेशन। नाउ वी आर दिस ऑन द सेकंड पॉइंट विच इज द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, what it shows, it shows the generation gap, it shows the generation gap। अब देखो, फैमिली ट्री जब हम बनाते हैं तो ए और ये बी, सपोज करो ये ए है और ये बी है, तो जो इसके बीच में जो हम वर्टिकल लाइन क्रिएट करते हैं फैमिली ट्री बनाते वक्त, तो वो ही हमारी जनरेशन गैप को शो करती है। जैसे ये फादर है तो ये इसके सन है, ये ग्रैंड फादर है, ये फादर है। अब इसके भी नीचे कोई आएगा तो एक और वर्टिकल लाइन क्रिएट करेंगे हम, जिससे ये हो जाएंगे इसकी ग्रैंड सन। तो यही वर्टिकल लाइन जो हम क्रिएट करते हैं तो ये जनरेशन गैप को हमें बताती है। नाउ वी आर ऑन दी थर्ड पॉइंट which is double horizontal line। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्हें लिखते जाइए आप भी। व्हाट इट शोज, मैरिड कपल, मैरिड कपल। जब भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन हम क्रिएट करेंगे तो वो शो करेगा हमको फैमिली ट्री के अंदर कि ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इसलिए जब भी फैमिली ट्री के अंदर दो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे के स्पोस हैं। अब बात करते हैं हम प्लस साइन की। भैया फैमिली ट्री के अंदर आया प्लस साइन, प्लस साइन क्या डिनोट करेगा? अब देखो, एक बार लिखो इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत से क्या है प्लस की जगह जैसे प्लस साइन, प्लस साइन, व्हाट इट शोज, इट शोज दी मेल मेंबर। अब देखो होता क्या है, कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा मिलेगा कि जो मेल मेंबर हैं, जैसे सपोज करो ये ए इज़ दी ब्रदर ऑफ सी। अब ए इज़ द ब्रदर ऑफ सी, तो ए इज़ दी मेल मेंबर क्योंकि ब्रदर है ऑफ सी का जेंडर हमें पता नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन अभी ए को यदि हमें फुलफिल करना है, फैमिली ट्री में बनाना है, तो ए के लिए जैसे प्लस साइन हमने बोला कि मेल मेंबर के लिए आता है, तो हमने ए के साथ ये प्लस कर दिया, तो ये क्या शो करेगा हमको कि ए जो है वो मेल है, ए इज़ दी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अब हम बात करते हैं, कुछ कुछ जगह पे आपको इस तरह से मिलेगा, बुक्स में ही मिलता है बेसिकली, जैसे कि ये ए है तो भैया मेल के लिए आप ऐसा करो बॉक्स बना दो, ये बॉक्स बना दो, ये बॉक्स बना दो। ए है, ये मेल है, अरे भैया ऐसा करो ना, ये ट्राइंगल बना दो। या फिर फीमेल है तो फीमेल के लिए आप ट्राइंगल बना दो या फिर बॉक्स बना दो, कुछ भी चुन लो आपके अकॉर्डिंग। तो ये इस तरह से तो क्या है, देखो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम इस वे में नहीं करेंगे चीज़ों को, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और पूरा कंसेप्ट में अभी अभी मज़े आएंगे आपको, देखते रहो। आगे है फिफ्थ पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि फीमेल मेंबर्स,
फीमेल मेंबर्स के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे माइनस साइन बना दो, माइनस साइन, माइनस साइन। What it shows? It shows the female member of our family. Female member of our family. जैसे सपोज A is the daughter of B, तो A is the daughter of B, तो A जो है हमारी फीमेल मेंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखो इसमें आप ये भी कर सकते हो, किसी की इच्छा होगी कि नहीं भैया हम यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ लगा दो, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, हमको तो माइनस साइन से मतलब है, हम यहाँ नहीं यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा दो, क्या दिक्कत है, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगाओ, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ पे इस माइनस साइन को लगा सकते हो। बस ये है कि एक ही बार लगाना है और आपको वो पता हो कि आपने कहाँ पे लगाया है, क्योंकि ये प्रैक्टिस में आपको लेना है आगे। आप यदि ऊपर की तरफ लगा रहे हो तो हमेशा ऊपर की तरफ ही लगाना है, नीचे की तरफ लगा रहे हो तो नीचे की तरफ ही लगाना है हमेशा, और एक ही बार साइन लगाना है, जिससे आपको चीज़ पता हो। फिर हम बात करते हैं, आगे चलें 6th पॉइंट पर। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल दैट इज पैटर्नल, पैटर्नल, it's a paternal, it's a parent side, it's a father side, sorry। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस के अंदर पैटर्नल यदि दिखा मिल जाए तो समझ जाओ कि ये बात किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं फादर्स साइड की। जहाँ पर भी पैटर्नल दिखा मिले वहाँ पर समझ जाओ बात हो रही है हमारे पापा के साइड के रिलेशन की, फादर्स के साइड के रिलेशन की बात हो रही है वहाँ पर। ऐसे ही एक और नेम होता है जिसे हम कहते हैं मैटरनल। जहाँ पर भी मैटरनल मिले तो समझ जाओ एम है, तो एम से क्या हुई हमारी मदर साइड। मदर साइड, तो मदर की साइड के जितने भी रिलेशन हैं सो वो सभी के सभी रिलेशंस किस में आएंगे, मैटरनल के अंदर वो काउंट होते हैं। फिर ऐसे ही एक और टर्मिनोलॉजी आती है माय डियर, हम आगे बढ़े। फिर आती है जैसे डेट इज अ चाइल्ड, चाइल्ड इज दी सन और डॉटर। जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको चाइल्ड लिखा हुआ मिल जाए, केवल ओनली चाइल्ड लिखा हुआ मिला है, तो आप समझ जाओ कि चाइल्ड में या तो सन हो सकता है या डॉटर हो सकती है। यदि जेंडर डिफाइन नहीं है, वो हो सकता है जेंडर आगे के जो स्टेटमेंट हो उसमें हमको डिफाइन हो जाएगा कि ये चाइल्ड हमारा सन है या डॉटर है, यानी कि वो मेल मेंबर है या फिर फीमेल मेंबर है, वो आगे के स्टेटमेंट में डिफाइन हो जाएगा। तो यदि सिर्फ चाइल्ड ही लिखा हुआ हो तो हमको ये पता नहीं होता है कि ये सन है या डॉटर है। तो चाइल्ड लिखा हुआ है तो हम छोड़ देंगे, ना तो प्लस बनाएंगे ना माइनस बनाएंगे, हम कुछ भी साइन वहाँ पे डिनोट नहीं करेंगे। हम बात करते हैं आगे चाइल्ड के बाद, डेट इज सिबलिंग। सिबलिंग, सिबलिंग क्या होता है भैया, पेरेंट, डेट इज अ चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट। चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट। सिबलिंग देखो बेटा, जो सगे भाई बहन हैं उन्हें सिबलिंग कहते हैं हम। जैसे मेरी बहन है सगी, तो हम दोनों एक दूसरे के सिबलिंग हैं। आपका कोई भाई है तो आप दोनों आपस में, सगा भाई है तो वो आपस में एक दूसरे के सिबलिंग हुए। वो चाचा के, मौसा जी के, फूफा जी के, मामा जी के जो बच्चे हैं वो आपस में क्या होंगे, हम कज़न होंगे। तो हम कज़न की बात करें,
ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर। उसी तरह हम बात करें यहाँ पर स्पोस की। स्पोस क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है? वो होता है हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। वाइफ के लिए हस्बैंड उसका स्पोस है और हस्बैंड के लिए वाइफ उसकी स्पोस है। इस तरह से याद रखना, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के स्पोस है। क्वेश्चन के अंदर कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए स्पोस तो समझ जाओ कि ये हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं आगे, डेट इज वी हैव दी कुछ टर्म्स और हैं, जैसे नेफ्यू है और नाइस है। ये दोनों कौन से होते हैं? फिर एक टर्म और है, उसे हम छोड़ेंगे अभी, उसे बाद में करेंगे। नेफ्यू, सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर, सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर। और नाइस कौन हुई हमारे? डॉटर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। देखो, सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर, आपका कोई भाई है, चलो अभी तो होंगे नहीं, बात करते हैं चाचा। आपके चाचा के लिए आप कौन हो? यदि आप मेल मेंबर हो, आप लड़के हो तो आप हो नेफ्यू, आपके चाचा के लिए आप नेफ्यू हो। और आप यदि लड़की हो तो आप आपके चाचा के लिए क्या हो? नाइस हो। तो यदि किसी के ब्रदर सिस्टर के यदि बच्चे हैं सगे तो वो क्या होंगे? आपके नेफ्यू एंड नाइस, ये दोनों चीज़ें होंगी। तो ये टोटल आपके पास 13 पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये हमें याद होना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ें। इन एक आता है बेटा, एक टर्म आती है इन लो। इस टर्म को हम बाद में देखेंगे क्वेश्चंस के साथ, बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे इन लो वाले तो उस वक्त ही हम इस टर्म को हम समझेंगे। अब आप बात करते हैं, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टर्म देखें, यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं हम कि B इज़ द सन ऑफ A। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर B इज़ द सन ऑफ A, यानी कि B जो है A का सन है, A का लड़का है, B A का लड़का है। तो अब इसमें क्या चीज़ है जो हमको उठानी है? हमें फैमिली ट्री बनाते वक्त किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना है? सिर्फ हमें टर्म्स को पकड़ना है, यानी कि हमें बी को पकड़ना है यहाँ से और यहाँ से ए को पकड़ना है। अब आप एक चीज़ देखो कि बड़ा कौन है यहाँ पे? भाई फादर बड़े हैं ना, फादर के बाद ही सन आएगा, वो ग्रैंड फादर बड़े हैं तो वो फादर के भी फादर हो गए ग्रैंड फादर। तो सबसे बड़े जो हैं टर्मिनोलॉजीज में हमको उनको ऊपर की तरफ रखना है और बाद में नीचे चलते हुए हमको जाना है। अब देखो बी इज़ द सन ऑफ ए, हमने क्या बोला कि भैया यहाँ पे बी लिख दो सीधे, हमने बी लिख दिया। अब बी इज़ द सन, क्या है ये? सन है, यानी कि मेल मेंबर है। मेल मेंबर है तो हम क्या बनाएंगे? इसके लिए प्लस बना लिया हमने कि बी इज़ द सन ऑफ ए, तो बी के लिए हमने बी लिखा, इसके पास में प्लस साइन बनाया। अब हमने क्या बोला कि इज़ द सन ऑफ ए, यानी कि ए का सन है, यानी कि ए की नीचे की जनरेशन के अंदर बी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ए और ए के नीचे एक ऐसी वर्टिकल लाइन हम क्रिएट कर देंगे, जो कि वर्टिकल लाइन हमको याद है ये क्या शो करती है? इससे जनरेशन गैप। तो इससे 2 जनरेशन होगी यहाँ पे। अब हमको ए का कोई भी जेंडर पता नहीं है, तो या तो ये फादर हो सकता है या फिर मदर हो सकती है बी की। तो बी इज़ द सन ऑफ ए। वापस से देखते हैं हम, बी इज़ द सन ऑफ ए, ये बस इतने समय बन जाता है हमारे। अब ए का हमें जेंडर पता नहीं है तो हम बाद में के स्टेटमेंट में दे रखा होगा तो हम वहाँ से इसको कवर कर लेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सी इज़ द वाइफ ऑफ ए। अब आ जाओ, वही चीज़ हमको यहाँ से किसको लेना है? सी को लेना है और ए को लेना है, और फिर ये रिलेशन देखना है क्या है वाइफ। अरे भैया वाइफ के लिए तो हमें याद है कि हमने वो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी। अभी देखा है, पिछले पेज को पलटो आप, कि यदि कपल है, कपल आते ही हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हमने क्रिएट करी। हमने बोला कि सी इज़ द वाइफ ऑफ ए, हमने सी को यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ लिख दिया। कैसे भी कर सकते हो आप, ए को इधर भी लिख सकते हो, सी को इधर भी लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप। तो सी इज़ द वाइफ ऑफ ए
वाइफ किस तो सी इज़ दी वाइफ ऑफ ए, तो सी क्या है, वाइफ है यानी कि फीमेल मेंबर है। फीमेल मेंबर तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस बना दिया यहाँ पे। अब ये तो पक्का है कि वाइफ है तो उसके उधर जो स्पोस होगा वो हस्बैंड ही होगा, यानी कि ये प्लस ही होगा, इट्स अ मेल मेंबर। तो ये इसमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाता है कपल के केस में। कपल में यदि किसी भी एक का जेंडर दे रखा होता है तो उसके अपोजिट जेंडर ही दूसरे का होता है। भाई आपस में थोड़ा ना शादी करेगी, भाई फीमेल फीमेल थोड़ा ना करेगी आपस में शादी। तो इसी तरह से है बेटा कि सी इज़ दी वाइफ ऑफ ए, तो ए इज़ दी हस्बैंड ऑफ सी, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है ना। ये बोल सकता है ए इज़ दी हस्बैंड ऑफ सी एंड सी इज़ दी वाइफ ऑफ ए, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। डी इज़ दी ग्रैंड फादर ऑफ बी, और ये तो ग्रैंड फादर की बात होगी, हाँ 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 होगी, तो क्या दिक्कत है हमें, डी इज़ दी ग्रैंड फादर। डी को उठाया, यहाँ से बी को उठाया और यहाँ से ये को लिया, लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट को करेंगे पूरा। यहाँ से डी इज़ दी ग्रैंड फादर ऑफ बी, बस सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। तो हमने क्या बोला कि डी हमने यहाँ बनाया, अब डी इज़ दी ग्रैंड फादर यानी कि ही इज़ दी मेल मेंबर, ही इज़ दी मेल मेंबर, यस। अब हम नीचे गए, हाँ गए। अब ग्रैंड फादर है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो आएगा, जरूर आएगा। फिर इसके ही तो नीचे की एक और जनरेशन रहेगी जिसमें वो उसका ग्रैंडसन होगा, यानी कि बी इज व्हाट, बी इज द ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ग्रैंडसन ऑफ डी, ग्रैंडसन ऑफ डी। तो डी इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी एंड बी इज व्हाट, बी इज द ग्रैंडसन ऑफ डी, ये चीज हुई। अब हम आगे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, और बी में क्या कर देंगे हम, बी लिखेंगे, यस। बी का बेटा हमको जेंडर पता नहीं है अभी फिलहाल, वो इज द सन, यस वो इज द सन, ये दे रखा है हमको, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ग्रैंडसन लिखा। यदि हमको बी का जेंडर पता नहीं होता तो हम यहाँ पे इसको कैन नॉट भी डिटरमाइन करते या फिर इसको ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर लिखते। हम आगे बढ़े। अब बी वो इज द सन ऑफ ए। अब ये जो वो लिखा रहता है ना बेटा, ये वो के पहले वाली जो टर्म आएगी उसी के लिए ही आगे की सारी स्टेटमेंट रहेगी। ये हमको याद रखना है कि वो के पहले जो कि टर्म है, एलिमेंट है, वो के पहले का जो एलिमेंट है उसके लिए ही वो के बाद वाली स्टेटमेंट रहती है, यानी कि इज द सन ऑफ ए, यानी कि बी इज द सन ऑफ ए, ये आ गई। हम वापस बनाते हैं ऐसे कि डी इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, डी इज द ग्रैंड फादर, हमने जगह छोड़ दी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहा, ग्रैंड फादर ऑफ बी। अब बी आया हम यहाँ पे, अब बी वो इज द सन ऑफ ए, बी वो इज द सन ऑफ ए, ये कर दी हमने बात। अब हमने क्या बोला कि ए का हमको कुछ भी मालूम नहीं है, तो हम ना तो यहाँ पे प्लस बनाएंगे ना ही माइनस बनाएंगे, हम कुछ भी साइन यहाँ पे डिनोट नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ई इज़ द सिबलिंग ऑफ बी। हमको याद है कि सिबलिंग जो होते हैं वो सेम पेरेंट्स के ही बच्चे होते हैं, यानी कि सगे भाई बहन ही होते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर, ई इज़ द सिबलिंग ऑफ बी, हम एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बना के इसको छोड़ देंगे बस कि ई इज़ द सिबलिंग ऑफ बी। हमको ना तो ई का जेंडर मालूम है ना ही बी का जेंडर मालूम है, तो दोनों का ही जेंडर मालूम नहीं है हमको, तो हम ना तो यहाँ प्लस बनाएंगे ना माइनस, और ना ही इधर प्लस करेंगे ना ही माइनस, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। जो हमने पहले चारों पॉइंट्स करे, हम उन चारों पॉइंट्स को एक साथ मर्ज करने वाले हैं बेटा इसके अंदर। आओ अब मजे आएंगे। हमने क्या बोला कि B इज़ द सन ऑफ A, हमने यहाँ पे A को लिखा और यहाँ पे हमने किसका करा, B, B इज़ द सन ऑफ A। तो B इज़ द सन ऑफ A नीचे आ गया, नीचे की जनरेशन है, A ऊपर की जनरेशन है, B यहाँ पे आया, A यहाँ पे आया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सेकंड पॉइंट के अंदर C इज़ द वाइफ ऑफ A, यानी कि ये जो A है इसकी वाइफ, हमको याद है वाइफ बनाने के लिए हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं, वाइफ ऑफ ए। तो ये सी के पास में हमने क्या बोल दिया, माइनस एन लगा दिया, यानी कि वाइफ है, यानी कि ये फीमेल मेंबर है। अब फीमेल मेंबर है और वाइफ है, तो उसका यदि हस्बैंड यदि बता रखा है, यदि इसके साथ में किसी का रिलेशन दे रखा है, तो वो डेफिनेटली वो मेल मेंबर होगा। ये वाइफ है तो इसका हस्बैंड हो गया। तो हमें क्या पता चला, तो दोनों स्टेटमेंट को जब हमने मर्ज करा
तो हमको पता चल गया कि जिस ए का रिलेशन, जिस ए का जेंडर हमको पहले पता नहीं चल रहा था फर्स्ट स्टेटमेंट से, वो सेकंड स्टेटमेंट को दोनों को कनेक्ट करते ही हमको इसका जेंडर पता चल गया। अब हम देखते हैं डी इज दी ग्रैंडफादर ऑफ बी। डी इज दी ग्रैंडफादर ऑफ बी। अब हमने बोला कि डी जो है ग्रैंडफादर ऑफ बी है, तो बी के ऊपर उसके फादर होंगे और इसके भी ऊपर डी आ गया यहाँ पे जो कि ग्रैंडफादर है। वो इज द सन ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है ना, ये वो इज द सन ऑफ ए। ए का सन है बी। इसमें एक और चीज हो सकती है कि सी का भी फादर हो सकता है, सी का भी फादर हो सकता है। तो जो डी होगा फिर वो मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाता है, वो आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं आगे, ई इज द सिबलिंग ऑफ बी। ई इज द सिबलिंग ऑफ बी। हमने बोला कि भैया सेम जनरेशन के लिए हम कुछ नहीं करते, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं और सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के बाद हम बस इसको यदि कोई जेंडर दिया होता है तो जेंडर का साइन बना देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक साहब, ये पूरा हमारे पास हो गया। बी इज द सन ऑफ ए, यानी कि बी इज द सन ऑफ ए का सन है बी, यानी कि नीचे आ गया। सी इज द वाइफ ऑफ ए, सी इज द वाइफ ऑफ ए। तो ए का हमें जेंडर पता नहीं था, लेकिन सी क्योंकि ए की वाइफ है तो ए ऑटोमेटिकली क्या होगा, हस्बैंड होगा। ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। तो हमने एक जनरेशन छोड़ी थी, उसके बाद बी लिखा था, और अब बी का हमको ये पता चला आगे की लाइन में कि बी वो इज द सन ऑफ ए, तो ए का सन है बी, तो ए का सन हमने नीचे लिख ही दिया पहले ही, और ए यहाँ पे आ गया और डी इसका ग्रैंडफादर हो गया। फिर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर, ई इज द सिबलिंग ऑफ बी। ई इज द सिबलिंग ऑफ बी। तो ई का हमने सिबलिंग कर दिया बी को, और ई का जो है हमको जेंडर पता नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, ना प्लस बनाएंगे ना माइनस बनाएंगे, हमें हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई की जगह यदि मीना, सीता, रीमा कुछ भी नाम दिया होता जो हमको एक तरह से लगता कि ये फीमेल मेंबर है और हम यहाँ पे फीमेल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, हम इस तरह से नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन कहेगा यदि उसने मीना को भी यदि मेल मेंबर माना है तो हम इसे मेल ही मानेंगे। ठीक है। हम बात करते हैं डियर, अब इसी के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ, ये हमारे पास क्वेश्चन आए। अब आई थिंक इट इज ओके नाउ। नो नेटवर्क, what is happening to this? So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन किस तरह के आस्क होते हैं इसमें हम देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, वो इज द फादर ऑफ बी। वो इज द फादर ऑफ बी। ये बी कहां पर है बेटा, बी है यहां पर, ये बी है, बी है, ये बी आया। अब इसके ऊपर की जनरेशन में हम जाके देखें तो हमको पता चलता है कि बी के फादर है ए, वो इज द फादर ऑफ बी, तो बी का फादर कौन हुआ, ए हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखें कि वो इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई। ई कहाँ है, ई भी यहां पर है, ई भी यहां पर है। ठीक है। अब ई का ग्रैंडफादर कौन है, हम गए भैया बी, बी इसका सगा भाई बहन है। अब सगे भाई बहन हैं तो इसके ऊपर उनके क्या होंगे, फादर होंगे, और फादर के भी फादर वो ही ई के क्या होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। तो हम जब ऊपर की दो जनरेशन में गए तो हमने देखा कि डी जो हैं वो ई के ग्रैंडफादर हैं, तो हमने क्या बोल दिया, डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई। नाउ हम देखते हैं व्हाट इज द सीज रिलेशन टू बी। जो यहाँ पे हमारे सी दे रखा है वो बी से क्या रिलेशन है उसका, बी से क्या रिलेशन है उसका सी का। तो हमने देखा कि ऊपर गए, हम ऊपर जाते हमने देखा ए है। अब ए की जो वाइफ है वो सी है, तो ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो रहा है कि बी की मदर है सी। तो व्हाट इज सी इज रिलेशन टू बी इज द मदर।
व्हाट इज सी रिलेशन टू डी, सी का रिलेशन डी से क्या है? तो बेटा देखो इन लो वाला केस क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं। तो सी का रिलेशन पूछा डी से, तो डी का सन कौन है? ए, और ए की वाइफ ऐसी, ए की वाइफ ऐसी, तो जैसे ही बहू बेटी वाला, दामाद वाला, सास ससुर वाला लिंक जब लग जाता है तो ऑटोमेटिकली इन लो उसमें जुड़ जाता है। तो हम बात करते हैं कि सी इज वॉट, सी इज दी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ ऑफ डी, डी की बेटे की पत्नी है वो, तो इट्स अ डॉटर इन लॉ। अब बात करते हैं हम व्हाट इज दी डीज रिलेशन टू सी, डी का रिलेशन क्या है सी से? अब यहाँ पे आ जाएंगे ये भैया जी हमारे फादर इन लॉ। ये कुछ क्वेश्चन इसके अंदर जुड़ गए हैं इन लॉ वाले, खैर कोई बात नहीं, मैं बाद में करा था इसे, लेकिन अभी आ गया ये, कोई बात नहीं। सो सी है। अब सी का यदि सपोज करो यहाँ पे यदि डायरेक्ट एफ दिया होता, तो एफ जो होता ना सी का, वो होता फादर। लेकिन बात किसकी हो रही है? उसके पति की पापा की बात हो रही है, उसके हस्बैंड के फादर की बात हो रही है, तो हस्बैंड के फादर की बात हो रही है, तो उस वजह से वो फादर इन लॉ कहलाएंगे यहाँ पे। इसी तरह वो इज़ दी हस्बैंड ऑफ सी, तो सीधा है, हमको दिख ही रहा है कि ए इज़ दी हस्बैंड ऑफ सी। एंड देन व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ ई? ओहो, जेंडर तो हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो ऑप्शन के अंदर एक और रहेगा जो कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, ये इसका आंसर रहेगा। हमको ना तो पता है ये प्लस है या माइनस है, हमको कुछ पता नहीं है, तो हम इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर देंगे ऐसे केस में। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ क्लास। आगे के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।